हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्ग एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज मैं आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले भी कम्युनिकेशन की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं उसको। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन में स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो स्पीकिंग स्किल्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स फ्रेंड्स, मतलब आप स्पीकिंग स्किल से क्या समझते हैं कम्युनिकेशन का, कि मतलब कैसे आप कोई भी कन्वर्सेशन को कैसे इफेक्टिवली बना सकते हैं। आप में बोलने की स्किल्स कैसे, मतलब क्या क्या आप में क्वालिटीज़ होती है जिससे आप अपना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, बनाएंगे। आप लिसनर को कैसे समझाएंगे, मतलब अगर आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स तभी उभर कर आएंगी जब अगर लिसनर आपको अच्छे से समझता है। ठीक है, तो तभी आपके अंदर मतलब जो क्वालिटीज़ हैं किस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, तो आपको एक एबिलिटी होनी चाहिए आप में कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं या कोई भी नॉलेज नॉलेज आप किसी को दे रहे हैं या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सब आपका स्पीकिंग स्किल्स बताता है। ठीक है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, तो ये सारे स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, अगर हम बोलने की बात करें, तो हम अपनी वोकैबुलरी का ध्यान रखते हैं, अपनी ग्रामर का ध्यान रखते हैं, फ्लुएंसी कैसी है हमारी, अपनी कॉम्प्रिहेंशन का ध्यान रखते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इन तरीके से हम उसको और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्पीकिंग स्किल्स होता क्या है। ठीक है, तो वी कम्युनिकेट ओरली all the time along with some non-verbal cues unlike written communication for which one need to be literate। ठीक है, यानी कि हम जो कम्युनिकेट डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं सबके बीच में, नॉन वर्बल वे में, कुछ भी रिटर्न फॉर्म में या किसी भी तरीके से ओरल फॉर्म में हम कम्युनिकेट करते रहते। लिटरेसी इज अ प्रिसिक्यूट फॉर राइटिंग थ्रू इफ पेंटिंग एंड कार्विंग आर टेकन टू बी राइटिंग, बट ईच ऑफ अस आर बॉर्न इन लैड। अब देखिए फ्रेंड्स, लैड मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मतलब होता है कि हम जो जितने भी मनुष्य होते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर एक भाषा को यानी कि लैंग्वेज को एक्वाइज करने की डिवाइस होती है, यानी कि भाषा को अधिकरण, भाषा को सीखने का एक उनके अंदर, मतलब बाय बर्थ एक हम भाषा सीखने के हमारे अंदर एक डिवाइस होता है एक तरीके से। ठीक है, हम भाषा को कैसे सीखते हैं अपने वातावरण से। भले ही हम मान लो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन भाषा लैंग्वेज कोई भी सीखने की क्षमता उसके अंदर होती है। कैसे? वो सुन के सीखता है आपस में। अगर हम बोलते हैं जो भी है, तो वो सुन के सीखता है, वो कोई भी भाषा सीख सकता है। अगर आप उसके आसपास के माहौल में किसी भी भाषा में बात होती है, किसी भी लैंग्वेज में बात हो रही है, तो वो उसको उसको सीख सकता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उसकी क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, तो हम सब में क्या होता है कि ईच वन ऑफ अस आर बॉर्न विद लैड। हम सभी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, विच मेक्स अस एक्वायर लैंग्वेज एंड यूज इट ओरली, whereas for writing one need to put in conscious effort, but for acquiring the first language usually one's mother tongue। यानी कि हमें चाहे कोई भी भाषा आए ना आए, लेकिन हमें अपनी मदर टंग के साथ हम पैदा होते हैं। हमारे आसपास कोई भी भाषा जो हमारी जो मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी है, चाहे हमारी कोई क्षेत्रीय भाषा है, तो हम उसके साथ तो हम मतलब माहौल के हिसाब से हम उसको सीख ही जाते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो भी भाषा बोली जाती है हम उसको सीख लेते हैं। तो वी डू नॉट नीड टू पुट एनी सच कॉन्शियस एफर्ट। तो हमें उसके लिए ज़्यादा कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता, उसको सीखने की कोई हमें ज़्यादा ग्रामर नहीं सीखनी पड़ती। जैसे आप मान लीजिए फ्रेंड्स, आप इंग्लिश, ज़्यादातर इंडिया में आप देखिए कि इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो आप उसके लिए ग्रामर सीखते हैं, आप उसके लिए टेंसेस सीखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी मदर टंग होती है, हिंदी होती है, या किसी की भी क्षेत्रीय भाषा होती है, तो वो उसको सीखने के लिए कोई भी ग्रामर नहीं सीखता। वो क्या करता है उसके लिए, वो उसको खुद माहौल के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो उसे एक्वायर कर लेता है। ठीक है,
तो इस तरीके से सम फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्म्स देखेंगे। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम भाषा लिख के नहीं, बोल के, यानी हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बोल के कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के? तो आप फ्रेंड्स, जैसा आपको पता होगा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जब हम किसी से भी फेस टू फेस बात करते हैं, यानी हम लिखित में नहीं, हम ओरल में बात कर रहे हैं, तो या हम फेस टू फेस बात करते हैं, कन्वर्सेशन हमारी आपस में हो रही है, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है हमारी, ठीक है, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक ओरल कम्युनिकेशन है। हमारी मीटिंग्स, हम कोई भी मीटिंग्स में जाते हैं, हम किसी भी हमारी कोई भी मीटिंग्स है, चाहे वो हमारी कंपनीज की मीटिंग है या किसी भी तरीके की, तो हम उसमें भी ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। हमारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वो भी एक तरीके का ओरल कम्युनिकेशन है। कॉन्फ्रेंसेस और ये सब चीज़ें, जैसे डिक्टेशन हो गई, वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं हम किसी को, हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, चिट चैट्स कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, तो दीज आर ओरल कम्युनिकेशन। ये सभी ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, दो ओरल कम्युनिकेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोई भी हम अगर वार्तालाप करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब ये संचार का सबसे यूज़ किया जाने वाला माध्यम है ना। हम सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसको लिखना नहीं आता अगर, तो सबसे अच्छा माध्यम उसके लिए क्या है? ओरल, है ना। वो बोल के अपनी बात को बता सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट इज़ नॉट ट्रू दैट ओरल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इनफॉर्मल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ओरल कम्युनिकेशन हमेशा इनफॉर्मल ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि इनफॉर्मल वे में ही हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी सेमिनार में है, किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है, यदि हम किसी कंपनी में मीटिंग में बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? फॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर हम क्लास में बैठे हैं, तो हम अपने टीचर से अगर ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें अपने ग्रामर पे, अपनी वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना पड़ता है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो हमेशा इनफॉर्मल वे में ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हम घर पे जैसे बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन वो अलग होता है। यदि हम किसी भी प्रेजेंटेशन देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो हमारा अलग फॉर्मल वे होता है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज फॉर्मल सच पीपल स्पीच कैसे होते हैं? फॉर्मल वे में कैसे होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन? तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हम स्पीच देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, ग्रुप डिस्कशन देते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारे फॉर्मल के अंदर आती हैं, ना कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि जब हम अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, तो अनौपचारिक तरीके से बात हम इनफॉर्मल वे में हम अपने फ्रेंड सर्कल से ही कर सकते हैं, अपनी फैमिली से कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी फॉर्मल वे में, कभी भी इनफॉर्मल वे में स्पीच नहीं दे सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। इसकी हमारी अलग ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो विच आर एज अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, though at the same time it can also be said that written communication sometimes is not so formal। और ये भी है कि हमेशा रिटन कम्युनिकेशन ही फॉर्मल नहीं होता, है ना। तो दोनों अलग अलग वे हैं कि हमारा फॉर्मल, जो हमारा ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी, और जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी होता है, रिटन भी, ठीक है। तो सच एज व्हेन यू राइट मैसेज इन व्हाट्सएप, अब जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हैं, तो आपका जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा फ्रेंडली होगा। आप उस पर कोई बड़े बड़े ग्रामेटिकल रूल्स या बड़ी बड़ी वोकैबुलरी नहीं डालेंगे। आप जस्ट इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड से बात करेंगे, शॉर्ट वर्ड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई फेसबुक में पोस्ट लिखते हैं, अगर सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं आप, ठीक है। उतना आप फॉर्मल वे में नहीं लिखते हैं इन दिस। तो फिर आपको इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्पीच ओरल कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा आपको फोकस करना है कि ओरल कम्युनिकेशन में हम किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें जो पढ़ना है मेन फ्रेंड, जो आपको एग्जाम पर्पस में आपको आने वाला है, तो उसमें जो दिया हुआ है मेन आपको ओरल कम्युनिकेशन का
तो ओरल कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है आपको। ये डिफरेंस जो इसमें दिया हुआ है ओरल कम्युनिकेशन का, स्ट्रेंथ क्या क्या है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन हर चीज़ की फ्रेंड्स अपनी एक मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है, तो उसी तरीके से ओरल कम्युनिकेशन की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की दोनों है। तो वो भी आपको एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकते हैं। आपको मोनोलोगोस और डायलॉग्स आ सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग ग्रुप डिस्कशन, फेसिंग इंटरव्यूज, गिविंग स्पीच, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपको पता चल रहे होंगे, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन की ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि फीचर्स क्या है ओरल कम्युनिकेशन के। तो ओरल कम्युनिकेशन आपको पता चल गया कि ओरल कम्युनिकेशन मतलब हम मौखिक रूप से जो भी हम बोलते हैं वो सब ओरल कम्युनिकेशन है, चाहे वो फॉर्मल वे में है चाहे वो इनफॉर्मल वे में है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन मोस्टली स्पॉन्टेनियस, though there are oral communication that were well thought, it is saying that one should think before speaking, है ना। बट इफ वन थिंक्स टू मच देन शी विल एबल टू स्पीक नॉट एबल, यानी कि हमें इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, हम इसमें ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमने पहले से अपने दिमाग में बिठाया होता है कि हम किस तरीके से बोलेंगे सामने, ठीक है। अगर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या हम कोई मीटिंग में बैठे हैं और यदि हम कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं सोच सकते, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो भी मतलब बोलने का जो फ्लो होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्पॉन्टेनिटी एंड प्लानिंग, ठीक है। तो मोस्ट गुड स्पीकर प्लान देयर स्पीचेस, यानी कि पहले से ही अपनी स्पीचेस को प्लान करके रखते हैं स्पीकर। अगर आप बोलने में बहुत एक अच्छे वक्ता हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, यानी आप पहले से ही जैसे अपनी स्पीच रेडी करते हैं, कोई भी आपने देखा होगा लीडर्स वगैरह मिनिस्टर्स वगैरह जो भी अगर हमें स्पीच देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो वो पहले से रेडी होके आए होते हैं कि हम इस क्वेश्चंस का ये आंसर देंगे, अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो हम ये बोलेंगे। तो पहले से ही वो प्री प्लान्ड करके रखते हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचते। ओरल कम्युनिकेशन में हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, नहीं तो हमारा बोलने का फ्लो पूरा टूट जाता है। एंड येट दे अपियर टू स्पॉन्टेनियस इन देयर स्पीच, तो इस तरीके से वो फ्लो में बोल पाते हैं अपनी स्पीच, ठीक है। तो दूसरा इसका फीचर है कि एज ओरल कम्युनिकेशन मोस्टली स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर इट हैज इट्स कोरली इफेक्ट सच एज कम्युनिकेशन इज फास्टर एंड डायनामिक, यानी कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन का जो पार्ट है ओरल कम्युनिकेशन, ये बहुत ही फास्टर और डायनामिक है। एंड फीडबैक इंस्टेंट, हमें इससे इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। यदि हम मान लो क्लास में बैठे हुए हैं और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपनी, अगर हमारे मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी हमारा कुछ भी क्वेश्चन है अपने टीचर से, तो हमें इसका जो फीडबैक होगा इंस्टेंट मिल जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर आप मेल कर रहे हैं तो आपको मेल का जो रिवर्ट होगा वो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आ जाएगा 5 मिनट में, आपको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको क्विक फीडबैक मिल जाता है। तो ये क्या है, फास्टर और डायनामिक है। तो आपको इस तरीके से भी फ्रेंड्स एग्जाम में आ सकता है आपको कि फीचर्स, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड है इसका, एज देयर इज अ प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि एक तरीके से हमें प्रेशर मतलब कि हमें ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता, यानी हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया जाएगा एक तरीके से, कि हम ये नहीं कि हम सोच रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन हमें बोलना क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें हेजिटेशन भी हो जाती है और रिपीटिशन भी हो जाती है। कहीं जो वर्ड्स हैं हम बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर लेते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं हम बार बार रिपीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रेशर ऑफ थिंकिंग, ठीक है, यानी हम अगर ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा गैप आ जाएगा, हमारा फ्लो टूट जाएगा बोलने का। और वहीं क्या होता है, इस कारण कई लोगों को हेजिटेशन हो जाती है ओरल कम्युनिकेशन में, और फिलर्स और रिपीटिशंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जैसे आपने देखा होगा, हम सोचते हैं और हम कई बार कोई वर्ड हमें याद नहीं आता, हमसे पूछा जाता है, तो इस तरीके से हेजिटेशन जैसा माहौल बन जाता है, ठीक है। तो साउंड्स बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंस स्पोकन, ठीक है। तो often we repeat words and clause while communicating orally as it gives us to organize our thoughts, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हमें प्रेशर ऑफ थिंकिंग, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन में प्रेशर ऑफ थिंकिंग मेन इसमें फीचर है, ठीक है। उसके बाद है नो टू पर्सन स्पीक अ लैंग्वेज इन द सेम वे। अब ओरल कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा
फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा फीचर है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाला जो स्पीकर है, जो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो भी हमारी लैंग्वेज को जानता हो। ठीक है, अगर हम कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, अगर हम कोई भी सेमिनार दे रहे हैं किसी को, या हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, अगर सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब इंग्लिश अच्छे से जानते हैं। तो नो टू पर्सन स्पीक अ लैंग्वेज इन द सेम वे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दो इंसान एक ही लैंग्वेज बोल पाए एक ही तरीके से। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन और स्पीचेस वेरियस अक्रॉस जेंडर क्लास। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आड़े आती हैं, मतलब अक्रॉस जेंडर, क्लास, रीजन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये भी हो सकता है। अब मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग होगा, उनकी जो स्टैंडर्ड होगा इकोनॉमिक मेन, वो अलग हो सकता है, उनका क्लास अलग हो सकता है, जेंडर अपोजिशन हो सकता है। तो इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन में कौन कौन से वेरियस स्पीच वेरियस आते, अक्रॉस जेंडर आता है, क्लास आता है, रीजन आता है, इकोनॉमिक, एजुकेशन बैकग्राउंड आता है। तो मोर ओवर द सेम पर्सन डज नॉट ऑलवेज स्पीक इन द सेम वे, यानी कि कभी भी एक तरीके से नहीं बोल पाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हम जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाला हमें उसी तरीके से उसका आंसर दे पाए। ठीक है, तो विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यानी हर व्यक्ति की एक अपना बोलने का तरीका होता है, एक अपनी उसकी भाषा होती है, उसके पास अपनी वोकैबुलरी होती है, तो सबके पास सेम वोकैबुलरी नहीं होती है। ठीक है, तो with different people and different circumstances the speech of a person varies as he adapt to situation and modifies his speech। फिर उसके बाद फ्रेंड्स है कि ओरल कम्युनिकेशन इज यूजुअली थॉट टू बी कैजुअल और इनफॉर्मल इन द सेंस दैट मोस्ट कैजुअल कम्युनिकेशन हैपन इन द ओरल मोड। ठीक है, एक तरीके से कैजुअल कम्युनिकेशन है, एक इनफॉर्मल वे में हम ज़्यादातर इनफॉर्मल वे में हम मतलब हम ज़्यादातर कैजुअल तरीके से इसको लेते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन को। तो इन दैट सेंस ओरल कम्युनिकेशन स्पीच इज वेरी सिग्निफिकेंट इन फॉर्मिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड्स इट सर्व द फैटिक फंक्शन टर्म्स ऑफ चिट चैट, कैजुअल कन्वर्सेशन एक्सेट्रा। यानी कि जैसे हम कोई भी गपशप मारते हैं या कोई भी कैजुअल कन्वर्सेशन, तो सभी हम ओरल कम्युनिकेशन के ही अंदर आते हैं। तो फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच इज losing structured in the sense that while speaking we do not tend to follow the grammatical rules all the time, है ना। हम हमेशा तो बोलने में कोई भी ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स को यूज नहीं कर सकते। अब हम कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हम बहुत ध्यान देते हैं लिखने में, हम ग्रामर देखते हैं कि हमारे ग्रामर ठीक है या नहीं है, या हम वोकैबुलरी को चेक करते हैं बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बोलते समय क्या होता है, हम ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन इज नो टू प्रेजेंट द थॉट इन अ स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल वे बट टू पुट अक्रॉस द इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन ऑफ द स्पीकर लिसनर टू इफेक्टिव वे सो दैट इजली अंडरस्टूड बाय द लिसनर। तो इस तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ये होता है कि डायरेक्ट किसी भी स्पीकर की आइडिया और इमोशन लिसनर तक पहुंच जाता है और वो आसानी से उसको समझ लेता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड इन स्पीच और ओरल कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल क्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट। द मीनिंग ऑफ व्हाट वी से डिपेंड ऑन टोन, पिच, रिदम, टेम्पो, वॉल्यूम, गेस्चर, पोस्चर, यानी किस तरीके से वो बोल रहा है। यानी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं। नॉन वर्बल मतलब जैसे वो हम पे डिपेंड करता है कि द मीनिंग ऑफ व्हाट वी से हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारी टोन से पहचान जाते हैं, हमारे पिच से, हमारे रिदम से, बोलने के तरीके से, हमारे हाव भाव से, हमारे पोस्चर से। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ क्यूज होते हैं इन ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बाकी फीचर्स भी हैं कि इन अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन दैट द लिसनर कैन इंटरप्ट इफ रिक्वायर्ड। यानी कि इसका एक ग्रेट एडवांटेज, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर लिसनर जो होता है वो इंटरप्ट कर सकता है बीच में। अगर मान लो कि हमारे टीचर हमें लेक्चर दे रहे हैं तो हमें जो वर्ड समझ नहीं आया हम उनको इंटरप्ट कर सकते हैं कि सर ये तो हमें समझ नहीं आया, मतलब हम बीच में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और इस तरीके से जो हमारा डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। वहीं अब टीचर मान लो हमें लिखित में कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और चले गए वो क्लास से और हमें वो समझ नहीं आया, तो क्या होगा, हम अगले दिन वेट करेंगे
कि सर हमें तो ये आपका लिखा हुआ समझ ही नहीं आया। तो इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि लिसनर इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है, और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है पॉजेज एंड साइलेंसेस आर प्रेग्नेंट विद मीनिंग इन ओरल कम्युनिकेशन। व्हेन वन पॉज इन स्पीच pauses either to organize her thoughts to provide the listener adequate time to assimilate। यानी कि हम अब मान लो कि हमारे टीचर्स क्वेश्चन वगैरह हमें पूछते हैं या टीचर्स हमें कोई लेक्चर देते हैं, तो हम उसको बीच बीच में हम क्या करते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। तो वो अपने जो बातें हैं वो पॉज कर देते हैं, ठीक है, वो पॉज कर देते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और हमारी जो क्वेरी है फिर उसको सॉल्व करते हैं, हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मल और कम्युनिकेशन स्लैग इन एक्सेप्टेबल इन ऑल अवर कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स पीर ग्रुप्स। इट कंपेयर्स सिग्निफिकेंट पार्ट्स बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनाता है ये, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन वी यूज अ लॉट ऑफ एलिशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन भी यूज करते हैं हम, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में, जैसे कि सच एज वना फॉर वांट टू, डोंट, डू नॉट एक्सेट्रा, ऐसे है ना। वना फॉर वांट टू अगर बोलना है तो वना, अगर हमें डू नॉट तो हम डू नॉट ना बोल के हम डोंट बोल सकते। तो इस तरीके से हम इसमें भी बहुत सारे एलिशंस और कॉन्ट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम बाउंड in the sense that the sound we produce during speech fade away rapidly if not recorded electronically, है ना। इसको कोई रिकॉर्ड मतलब ये इस एक तरीके से फ्लो में बोला जाता है, ठीक है। एंड लिसनर मस्ट ग्रैप्स द साउंड फिगर आउट व्हाट इज बीइंग सेड, ठीक है। तो लिसनर एकदम से सुन पाता है कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन के ये फीचर्स हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसको ज़्यादा बड़ा ना लिख के छोटा छोटा मेन पॉइंट्स इसके याद करके इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया था किसी भी चीज़ के हमेशा मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होते हैं। तो उसी तरीके से ओरल कम्युनिकेशन के मौखिक जो हम वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी है यानी ताकत, और वीकनेस भी है, कमजोरी भी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या क्या है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ क्या क्या है ओरल कम्युनिकेशन के, कि फास्टर एंड स्पॉन्टेनियस। जैसे मैंने आपको बताया था फास्टर है, सबसे तेज सोर्स है ये, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद है फीडबैक, हमें इंस्टेंट मिल जाता है ना, फीडबैक मिल जाता है हमें। और क्लैरिफिकेशन कैन बी आस्क्ड इमीडिएटली, यानी हमारे कोई भी डाउट्स है उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी हम क्लास में अगर हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हम फेस टू फेस क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड विद नॉन वर्बल लैंग्वेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि हम नॉन वर्बल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। कैन बी करेक्टेड मिडवे टू टेक डिफरेंट अप्रोच, इकोनॉमिक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी टाइम नहीं लगता है इसमें ज़्यादा हमें, ठीक है। ये नहीं कि हमें लिखना है फिर हमें आगे देना है फिर हमारा, तो इसमें टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इसमें कम समय लगता है। एंड हेल्प इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और हमें हमारे ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाने में भी मदद करता है। वहीं इसकी कुछ वीकनेस भी है कि कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड, यानी कि एक तरह से अब ओरल कम्युनिकेशन फास्टर तो है, स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूव नहीं होता। यदि हमें किसी ने कोई बात बोल दी और अगर अगले दिन वो अपनी बात से मुकर गया तो इसका कोई प्रूव नहीं है, वहीं क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम मेल में कुछ लिखते हैं तो हमारे पास प्रूव होता है, अगर उसका रिवर्ट आता है तो हमारे पास प्रूव होता है। तो कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो देयरफॉर डज नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी, हमारे पास उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, कोई साइन नहीं होता, कोई मेल नहीं होता, कोई रिटर्न नहीं होता। तो एक तरीके से वर्बल वे में, इन नॉन वर्बल वे में बोला जाता है। तो ये इसकी वीकनेस है कि वो कोई कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद है इसकी सेकंड वीकनेस है देयर इज अ लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया, यानी सीमित समय के लिए होता है, ठीक है। अब आप सेमिनार्स कर रहे हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है, अगर समझ आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, एक तरीके से ये लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया। उसके बाद है सक्सेस डिपेंड ऑन द लिसनिंग एंड अटेंटिवनेस ऑफ द डिकोडर, यानी कि वो डिपेंड करता है हमारे सुनने में, हमारे अटेंटिवनेस पे, ठीक है। अब क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, वो लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन 40 में से 20 बच्चे मान लो सुन ही नहीं रहे हैं,
तो यानी किसको समझ आया, 20 बच्चों को समझ आया, 20 को तो समझ आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये डिपेंड, सक्सेस तो डिपेंड किस में करेगी, लिसनर के अटेंटिवनेस पे ही वो डिपेंड करेगी। और अगर बाकी बच्चों को नहीं समझ आया, बाकी बच्चे नहीं सुनते ध्यान से, तो इसका मतलब वो फिर मतलब फेल हो गया। तो अगर हमें वही रिटर्न में मिलता है तो वो सारे बच्चों को ही, यानी एक एक करके सभी बच्चों को कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है वन कैन डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, हम टॉपिक से डाइवर्ट भी हो सकते हैं। अब हमें ज़रूरी थोड़ी नहीं कि जो लिसनर है वो हमेशा सुनता ही है। लिसनर कोई भी टॉपिक को कहीं भी बीच में इंटरप्ट करके कोई भी टॉपिक डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो वन कैन डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक एंड वन नीड्स टू बी हैव गुड मेमोरी फॉर रिटेंशन ऑफ मैसेजेस। अब हमारे पास अच्छी मेमोरी भी होनी चाहिए मैसेजेस को रिटेंड करने में। ठीक है, ये नहीं कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक हम अगर क्लास में कोई भी लेक्चर हो रहा है तो हमारे अंदर मेमोरी भी होनी चाहिए उसको सेव करने के लिए। तो नो नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर रिटेंशन ऑफ मैसेजेस, तो ये उसकी वीकनेस है। ठीक है, तो ये हो गई ओरल कम्युनिकेशन का स्ट्रेंथ और ये वीकनेस। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स पेपर में भी डिफरेंस करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये हाउ कैन यू डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, और स्पीच, ओरल कम्युनिकेशन स्पीच एक ही बात है, स्पीच या ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये यहाँ तक मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोनोलोगोस और डायलॉग्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि मोनोलोगोस और डायलॉग्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।